Assalamualaikum. This is Muhammad Junaid Khan. Today, in this third lecture of Victorian novels, I would like to cover about Charles Dickens and his novel David Copperfield, summary and character analysis. So, for better understanding, you will have to watch complete video. So, let's start with the biography of Charles Dickens. The full name of Charles Dickens was Charles John Huffam Dickens. So his name was full name was Charles John Huffam Dickens. He was born 7 February in 1812. He was a Victorian novelist. In Victorian novelist, most of the as we already covered Emily Bronte novels, and there are many others writers, Thomas Hardy, Oscar Wilde, Virginia Woolf. They were all present in this age. So he was a social writer and social critic. Who is a social writer? Who is a social critic? Social critic are those who criticize the values and norm of the society that are existing in your society. That is called social critique. जो आपकी सोशल और मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर जो क्रिटिसाइज करता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल क्रिटिक. वर्ड्स बेस्ट नॉन फिक्शनल करेक्टर्स. He had the quality and faculty and ability to create world's most non-fictional characters. Non-fictions mean that characters that are not exist in reality, that is called fictional characters. So gain popularity during his line. He was the one. He was the only a writer who gained popularity during his life. He was alive and he got popularity when he was alive. During his life era, he was the only writers at that time in Victorian era. So his work that was published weekly journals for 20 years. 20 साल तक लगातार जो इसके वर्क्स थे वो पब्लिश होते रहे, जर्नल्स में पब्लिश होते रहे, वरना सेगमेंट में पीस होते रहे. मिसाल के तौर पे अगर कोई वर्क है उसने वो लिखा है तो उसके बाद वो स्टार्ट कर दिया इन्होंने, फिर दोबारा यानी कि हाफ लिखा है वो उन्होंने पब्लिश करवा दिया, तो बाद में उसे कंपाइल करके एक प्रॉपर फॉर्म में पब्लिश करवाता था. ही हैज़ 15 नावल्स एंड 5 नोवेलास. उसने जो लिखे थे 15 नावल्स थे एंड 5 उसमें नोवेलास थे. 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शनल आर्टिकल्स. 100 100 से ज़्यादा इसने जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और नॉन फिक्शनल आर्टिकल्स भी लिखे थे. चिल्ड्रन राइट्स. ही रोट्स अबाउट द चिल्ड्रन राइट्स. चिल्ड्रन राइट्स मीन के बच्चों के हकूक़ क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें राइट टू वोट, राइट टू स्टडी दिया जाए, उन्हें स्टडी करने दिया जाए, उन्हें छोटे बच्चों को काम पे ना लगाया जाए. तो इन्होंने सोशल राइट्स जो चिल्ड्रन के थे, सोशल रिफॉर्म्स के मतलब है कि सोसाइटी में अगर कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो कि हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, तो उसको बेहतर बनाने के लिए जो इन्होंने रिफॉर्म्स पेश की, that was called social reforms. And education, he also wrote on the topic of education. So इसकी जो लिटरेरी सक्सेस थी वो बिगन हुई, स्टार्ट हुई 1836 में, जब इसने सीरियल पब्लिकेशन सीरीज़ इसकी स्टार्ट हुई थी द पिकविक पेपर से. पब्लिक वीकली एंड मंथली इंस्टॉलमेंट. जो इसका पिकविक पेपर था वो पब्लिश ये जो करवाता था या तो वो वीकली होता था और वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट में होता था. क्लिफ हैंगर एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है कि वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए क्लिफ हैंगर यूज़ करता था अपने नावल्स या अपने पीस ऑफ राइटिंग में मोस्टली, जो कि स्पेक्टेटर्स और रीडर देखने वालों और पढ़ने वालों के दरमियान एक सस्पेंस क्रिएट करती थी. व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है, एंड व्हाट विल अबाउट टू हैपन, और क्या आगे होगा. तो ये जो क्यूरोसिटी, आप क्लिफ हैंगर मतलब हैंगर पे, यू आर इन अ टेंटर हुक, कि आप इंतज़ार की कैफियत में होते हो. यू आर इन अ डायलेमा, इन अ फिक्स, के व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है. जब आप टेंटर हुक, जब आप इंतज़ार की कैफियत में होते हो
तो जो क्यूरोसिटी क्रिएट करती है स्पेक्टेटर के अंदर, क्लिफ हैंगर कहलाती है। हिज प्लॉट्स वर केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, बड़ी एहतियात के साथ इसके प्लॉट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए। 1843 में इसका एक नावल था क्रिसमस कैरल जो पॉपुलर हुआ। ओलिवर ट्विस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये हुए। 1859 में टेल ऑफ टू सिटी, और जो कि डेविड कॉपरफील्ड है वो इसका 1849 से पब्लिकेशन हुआ था वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट में, फिर 1850 में पूरा कंप्लीट हो गया था। जो इसे प्रेस मिली वो लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स ने इसको बड़ा प्रेस किया। और जो इसके क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा था कि लैक ऑफ साइकोलॉजिकल डेप्थ है, यानी कि साइकोलॉजिकल अगर डेप्थ में जाएँ तो इसमें कोई डेप्थ नहीं है, सिर्फ ओस्टेंसिबली यानी अपरेंटली चीज़ें नज़र आती हैं, डेप्थ में कुछ भी नहीं है। उसमें हेनरी फील्डिंग था और रॉबिन्सन क्रूसो, और 9 जुलाई 1870 को इनकी डेथ हो जाती है, चार्ल्स डिकन की। आज जो हम पढ़ेंगे वो इसकी डेविड कॉपरफील्ड का नावल पढ़ेंगे, तो इसमें समरी वगैरह करैक्टर्स आप देख लीजिएगा। सबसे पहले एक डेविड कॉपरफील्ड होता है जिसकी डेथ डेविड कॉपरफील्ड और उसकी वाइफ होती है। डेविड कॉपरफील्ड जो कि अपने चाइल्ड की मौत से 6 मंथ पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको यानी जो बेटा पैदा होता है तो उसकी माँ उसका नाम क्या रखती है, डेविड कॉपरफील्ड ही रखती है। और क्लैरा जो सेकंड आपने देखी है वो इसकी डेविड कॉपरफील्ड की मदर होती है, और जो पैगेटी होती है वो इसकी हाउस कीपर होती है, वो भी यानी कि उसको पालती है। इसके बाद आप ये नीचे देखें, इसके बाद आप ये नीचे देखेंगे कि मिस्टर पैगेटी ये जो कि डेविड कॉपरफील्ड को लेके मिस्टर पैगेटी कहाँ पे चली जाती है, अपने भाई के पास चली जाती है मिस्टर पैगेटी। और इसके भाई की यानी एक बेटी होती है, उसका नाम होता है एमिली, जिसकी एमिली इसका नाम होता है। जो इसकी माँ होती है ना, इसकी जो माँ होती है डेविड कॉपरफील्ड की, वो मर्डस्टन एक शख्स होता है, और उसकी एक बहन होती है जेन मर्डस्टन। मर्डस्टन उसे पसंद करता है उसकी माँ को, जिससे वो शादी कर लेती है। उसके बाद क्या करता है जो डेविड होता है वो अपनी आंट के पास चला जाता है, अपनी खाला के पास चला जाता है डेविड। और जो इसकी खाला होती है उसका नाम होता है मिस बिट्सी। मिस बिट्सी उसकी खाला होती है, ठीक है। अपनी खाला के पास चला जाता है, और खाला के पास एक शख्स होता है जिसका नाम होता है मिस्टर डिक। अब मिस्टर डिक एक जो इंसेन बंदा होता है जो इसके साथ रहता है, दोनों डिसाइड करते हैं हम डेविड कॉपरफील्ड को पालेंगे। अब इसके बाद ये एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में इसको वहाँ जो उसके दो दोस्त मिलते हैं बोर्डिंग स्कूल में, उनके दो दोस्त का नाम होता है टॉमी ट्रेडल्स एंड जेम स्टीरफोर्थ, ये दोनों इसके दोस्त होते हैं। इसके बाद मिस्टर विक जो होता है, ये मिस्टर जो बिट्सी इसकी आंट है, ये जो मिस्टर विकफील्ड होता है ये इसकी आंट है, जो इसका वकील होता है, और इसकी एक बेटी होती है एग्नेस। और यूरिया हीप जो होता है ये इस नावल का प्रोटैगनिस्ट भी है। और मिस्टर विकफील्ड जो है वो बाद में इसको शराब पे लगा देता है यूरिया हीप, और ये चाहता है कि एग्नेस के साथ शादी कर ले, ठीक है। इसके बाद जो इसकी आंट होती है इसको भेजती है, इसकी आंट होती है जो इसको भेजती है एक बंदे के पास भेजती है जिसका नाम होता है फ्रांसिस स्पेनलो। ये फ्रांसिस स्पेनलो इनकी बेटी होती है डोरा स्पेनलो। अच्छा, जब डेविड कॉपरफील्ड जब इंग्लैंड जाता है तो वहाँ इसकी एक फैमिली से मुलाकात होती है जिसका नाम मिस्टर एंड मिसेस मैकॉबर होता है। ये दोनों बड़े पोलाइट होते हैं, बड़ी इसकी हेल्प करते हैं। बाद में ये सर्व करता है यूरिया हीप को सर्व करता है, और डेविड कॉपरफील्ड के कहने पर ये यूरिया हीप को ये हेल्प करता है ताकि उसे जेल में भिजवाया जा सके, क्योंकि वो एग्नेस को बहुत ज़्यादा तंग करता है, और मिसेस विकफील्ड होता है जो उसे भी वो टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है। अब फिर जो डेविड कॉपरफील्ड होता है वो अपने दोस्त जेम्स स्टीरफोर्थ के पास जाता है। उसे पता लगता है कि जो एमिली है ना, एमिली जो इसकी नीस है, भतीजी है मिस्टर पैगेटी की, यानी कि बेटे उसके भाई की जो बेटी है उसकी इंगेजमेंट हुई है हैम के साथ। लेकिन एंड पे जो मिस्टर स्टीरफोर्थ होता है वो इसे सेड्यूस करता है एमिली को, और इसके साथ एलॉपमेंट करता है, यानी कि भाग जाता है। अब जो मिस्टर स्टीरफोर्थ ये मिसेस स्टीरफोर्थ इसकी वालदा होती है, और ये इसकी रोज़ा डार्टल इसकी बहन होती है। इसके चेहरे पे एक निशान होता है जो कि
मिस्टर स्टीव फोर्थ ने ही दिया होता है। अब जो एंड पे जो डेविड कॉपरफील्ड होता है वो इससे मिस डोरा स्पैनलो के साथ शादी कर लेता है, डोरा स्पैनलो के साथ शादी कर लेता है। तो एंड में जाके उसे पता लगता है कि जो इसकी शादी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। यहाँ से जेम्स टी फोर्थ की भी डेथ हो जाती है और यहाँ से इसकी हैम की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, बाद में जो डोरा स्पैनलो होता है इसके साथ जो डेविड कॉपरफील्ड की जो शादी होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती, तो बाद में किसके साथ शादी करता है, एग्नेस के साथ शादी करता है और फिर इनके 5 बच्चे होते हैं। ये दी एंड है और ये मोस्टली ज़्यादातर इसके करेक्टर्स हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।